नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर बनाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था को विस्तार देने के लिए विभिन्न सेक्टरों का संतुलित विकास किया जाए। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए टाइमलाइन बनाकर कार्यवाही के निर्देश भी दिए। बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाए जाने के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप इस दिशा में तेजी से प्रयास किए जाएं। वर्ष 2017 के बाद यूपी राज्य पूंजी निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान के रूप में उभरा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में द्वितीय स्थान पर है और जीएसडीपी के आधार पर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना समेत कौशल विकास मिशन और किसानों की आय में वृद्धि के लिए अनेक योजनाएं संचालित हों। प्रत्येक स्तर की शिक्षा को गुणवत्ता परक बनाने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के बेहतर परिणाम मिले हैं। एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डों के विशाल नेटवर्क के साथ प्रदेश की अवस्थापना सुविधाएं लगातार मजबूत हो रही हैं और इनका लाभ निवेशकों को आकर्षित करने और पूंजी निवेश लाने में मिलेगा। इसके साथ ही पूंजी निवेश में इजाफा और 10 खरब डॉलर की इकोनॉमी के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं भी बनाई जाएंगी। वहीं एमएलसी चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं में दम भरने आए सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा लोकतंत्र की सीरियल किलर है। महंगाई, भ्रष्टाचार और लूटपाट बढ़ रही है। जनता बैंकों में जाकर अपने अपने लॉकर्स चेक करे, वहां खूब लूटपाट हो रही। बलिया में पेपर लीक करने की सूचना सार्वजनिक करने और खबर छापने वाले पत्रकारों को सरकार ने जेल भेज दिया। सरकारी अपनी नाकामी छिपाने के लिए पत्रकारों के आवाज को अब बंद कर रही है। वहीं बुधवार को पूर्व सीएम अखिलेश यादव तिरवा कन्नौज मार्ग स्थित सपा कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा एमएलसी चुनाव में मतदाता जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक ली। वहीं अखिलेश यादव ने एमएलसी प्रत्याशी हरीश कुमार के पक्ष में मतदान कर चुनाव जिताने की भी अपील की। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी का कारण पूछने पर कुछ देर तक चुप्पी साधने के बाद उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की भाजपा सीरियल किलर है। वही पारिवारिक सवालों के जवाब देने का भी ये समय नहीं। अस्पतालों में सरकारी दवाएं नहीं है। दुष्कर्म, लूटपाट की घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं। वहीं लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस आज यानी गुरुवार को देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे की जानकारी दी। कांग्रेस प्रवक्ता ने लखनऊ स्थित कांग्रेस के दफ्तर में मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 62 करोड़ अन्नदाताओं को टैक्स के बोझ के तले दबाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि रोज सुबह प्रधानमंत्री तेल की कीमतों में वृद्धि करके देशवासियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं। पिछले 16 दिनों में इनके दामों में 14 बार बढ़ोतरी की गई। वहीं बुधवार को हरियाणा के भिवानी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने हांसी गेट पर बीजेपी सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विकास कुमार ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से जनता को लूटने में लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते आए दिन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं कुमार ने सरकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी कीमत को वापस लेने की भी अपील की है।
वहीं पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा होने के बीच अब सीएनजी की कीमतों में भी तेजी से इजाफा होने लगा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को भी सीएनजी के दामों में ₹2.50 प्रति किलो का इजाफा किया है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में सीएनजी वाहन चालकों को महंगाई का बड़ा झटका लगा। बताना चाहेंगे आपको कि बीते दिन इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दामों में प्रति किलोग्राम ₹2.5 का इजाफा किया था और इस तरह से 24 घंटे के दौरान भी सीएनजी के दाम ₹5 बढ़ गए। जानकारी के मुताबिक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल ने दिल्ली में सीएनजी की कीमत ₹2.5 प्रति किलोग्राम बढ़ाकर आगे बढ़ा दिया। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सीएनजी की जो कीमत है वो ₹71.67 प्रति किलोग्राम कर दी गई है। वहीं अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में सीएनजी की जो कीमत है वो ₹77.44 प्रति किलोग्राम कर दी गई है। वहीं देश भर में पिछले कई हफ्तों से कोरोना मामलों को लेकर राहत है, जिसे देखते हुए लगभग तमाम तरह की जो पाबंदियां हैं वो भी हटा दी गई। लेकिन अब मुंबई में कोरोना के 2 नए वेरिएंट सामने आए हैं। बताया गया है कि मुंबई में कप्पा वेरिएंट का एक मरीज पाया गया। वहीं कोरोना के एक्सी वेरिएंट से संक्रमित मरीज की भी पहचान हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। बीएमसी की तरफ से यह बताया गया है कि कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कुछ लोगों के सैंपल भी लिए गए थे। कुल 376 कोरोना संक्रमितों के सैंपल लैब में भेजे गए और इसके बाद इनमें से 230 सैंपल के नतीजे सामने आए। इनमें से 228 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस थे। वहीं कप्पा वेरिएंट और एक्सी वेरिएंट के एक मामले सामने आए। इन सभी मरीजों में से 21 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनमें से 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली। वहीं 9 लोग ऐसे थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से किसी को भी ऑक्सीजन सपोर्ट या फिर आईसीयू में नहीं रखा गया है। बीएमसी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इन 230 मरीजों में से सिर्फ एक महिला मरीज की मौत हुई है। हालांकि उन्हें पेट से जुड़ी कुछ गंभीर समस्याएं भी थी। महिला की उम्र 47 साल की थी और वो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी थी। इन आंकड़ों के साथ ही बीएमसी की तरफ से लोगों को सावधानी बरतने का भी सुझाव दिया गया, जिसमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और हाइजीन जैसे सुझाव दिए गए हैं। और शपथ ग्रहण के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल मिशन मोड में काम करने में जुटे हुए हैं। जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है उसको देखकर लग रहा है कि वो 2024 में भी विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं देना चाहेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष बार बार कोविड काल के दौरान हुई अव्यवस्था का जिक्र करके उसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था। उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नया कदम उठाया। दरअसल असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को योगी सरकार ने जन आरोग्य योजना का लाभ देने की तैयारी कर ली। इस योजना के तहत उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। गौरतलब है कि श्रम विभाग के अधिकारियों ने इस योजना को 100 दिन के एजेंडे में शामिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने इस संबंध में स्टेट एजेंसी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के साथ एग्रीमेंट किया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव के दौरान पार्टी का विरोध करने वाले उन्नाव के कई बड़े नेताओं को निष्कासित कर दिया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्र जारी कर कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर इन पर कार्रवाई की गई। निष्कासित किए गए नेताओं में ब्लॉक प्रमुख बीतेंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख ज्ञानेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गंजमुरादाबाद विवेक पटेल और अर्जुन दिवाकर, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बांगरमऊ को पार्टी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब राजनीतिक दलों की नजर विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव पर है। प्रदेश की 36 विधान परिषद की सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होना है। समाजवादी पार्टी ने कुछ दिन पहले भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में पार्टी का विरोध करने के आरोप में गाजीपुर के पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह समेत 4 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिपको नेत्री गौरा देवी के बेटे को सम्मान निधि देने के मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वह गौरा देवी के बुजुर्ग बेटे चंद्र सिंह को बुलाकर सम्मान निधि की राशि उपलब्ध कराए। चिपको आंदोलन की सूत्रधार गौरा देवी को साल 2016 में राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड रत्न सम्मान के लिए चुना था, लेकिन उनके परिजनों को सम्मान के एवज में सिर्फ प्रशस्ति पत्र दिया गया, लेकिन सम्मान निधि नहीं दी गई, जबकि गौरा देवी के बुजुर्ग बेटे से मांगे गए सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए थे। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार से इस मामले में पूरी जानकारी मांगी। उन्होंने जिलाधिकारी को गौरा देवी के बेटे को सम्मान धनराशि उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ते तापमान के साथ वनों के धधकने का सिलसिला अभी और तेज हो गया है। प्रदेश भर में एक दिन में कुल 26 स्थानों पर जंगलों में आग लगी। वनाग्नि का सबसे अधिक कहर गढ़वाल के जंगलों पर टूटा है। वनाग्नि की इन घटनाओं में 40 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। बताना चाहेंगे कि बीते 24 घंटे में गढ़वाल में जिन 21 स्थानों पर आग लगी, सभी आरक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा है। इस फायर सीजन में गढ़वाल में आरक्षित वन क्षेत्रों में आग की 100 घटनाएं हैं, जबकि कुल 112 घटित हो चुकी और इन घटनाओं में 11 लाख रुपए से अधिक का नुकसान का आकलन किया गया है। मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि और आपदा प्रबंधन ने यह बताया है कि बढ़ते तापमान के साथ रोज वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए विभाग के स्तर से सभी जरूरी कार्रवाई की जा रही है। वनों को आग से बचाने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आम लोगों से भी अलर्ट पर रहने की अपील की गई। बताना चाहेंगे आपको कि वनों को आग से बचाने के लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आम लोगों को भी अब अलर्ट पर रहने की अपील जो है वो कर दी गई है। वहीं चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा पर महंगाई की मार पड़ सकती है। एटीएस के दाम में 40% की बढ़ोतरी होने के कारण केदारनाथ हेली सेवा का किराया भी बढ़ सकता है। हेली कंपनियों की ओर से सरकार से किराया बढ़ाने की मांग की गई है। एटीएस की ओर से दिए गए किराया बढ़ोतरी के प्रस्ताव को जल्द ही सरकार के समक्ष रखा जाएगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केदारनाथ धाम के लिए गुप्त काशी, सिरसी और फाटा से हेली सेवा संचालित करने को 9 कंपनियों के साथ 3 साल का अनुबंध किया है। 2 साल कोरोना महामारी के कारण चारधाम यात्रा प्रभावित रही, जिससे हेली सेवा का संचालन भी नहीं हो पाया था। वह इस बार भी अनुबंध के अनुसार हेली कंपनियों ने किराए में कोई वृद्धि नहीं की थी, लेकिन एटीएस के दाम में 40% वृद्धि होने पर हेली कंपनियों का कहना है कि तय किराए में हेली सेवा संचालन करना काफी मुश्किल है। हेली एविएशन एसोसिएशन की ओर सचिव नागरिक उड्डयन से किराया बढ़ोतरी में छूट देने की मांग की गई। तो हेली एविएशन एसोसिएशन की ओर से सचिव नागरिक उड्डयन से ये किराया बढ़ोतरी में अब छूट देने की मांग की गई है। तो अब केदारनाथ हेली सेवा अपना जो किराया है वो बढ़ा सकता है और इसी को लेकर सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने निजी विदेश यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को सरकारी अनुमति लेने वाला केंद्र सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने ऐसे फरमान के लिए विदेश मंत्रालय को फटकार लगाते हुए कहा कि जजों के उच्च पदों के लिए इस तरह की शर्त लगाना अनुचित है। जस्टिस राजीव शाक्धर की पीठ ने यह कहा कि उल्लेखनीय है कि जब केंद्र सरकार की ओर से 2011 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की विदेश यात्राओं के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे, तो इसमें राजनीतिक मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था और इस बार भी इसका अनुसरण किया जाना चाहिए था। वहीं पीठ ने बीते शुक्रवार को दिए अपने आदेश में यह कहा कि जब पिछली गाइडलाइन से कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ राजनीतिक अनुमति की शर्त बेतुकी है और ऐसे में इस आदेश को खारिज किया जाता है। केंद्र की ओर से विदेश मंत्रालय के इस आदेश का बचाव करते हुए कहा
कि विदेश जाने वाले जजों की जानकारी रखना जरूरी है ताकि आपात स्थिति में उन्हें विदेश में कोई मदद मुहैया कराई जा सके। वहीं गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने यह कहा है कि जिन लोगों को गुजरात के स्कूलों की शिक्षा पसंद नहीं है, उन्हें आलोचना करने के बजाय अपने बच्चों के प्रमाण पत्र लेकर जिस राज्य या देश में जाना पसंद है वहां चले जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री राजकोट में एक स्कूल भवन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में कई स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने भी भाग लिया। गुजरात में सरकारी स्कूल की गुणवत्ता के बारे में आम आदमी पार्टी की आलोचना के लिए परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में रहें और पले बढ़े लोग अब स्कूल की शिक्षा के मामले में अन्य राज्यों को बेहतर पाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गुजरात में रहे, यही पले बड़े, उनके बच्चे यहाँ पढ़े, उन्होंने यहाँ कारोबार किया, लेकिन अगर आपको कोई और राज्य या देश बेहतर लगे तो अपने बच्चे का प्रमाण पत्र लेकर वहां से चले जाएं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में वाघानी को गुजरात और दिल्ली की शिक्षा प्रणाली पर बहस के लिए चुनौती दी थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की शिक्षा प्रणाली की आलोचना करने वाली कई ट्वीट किए थे, जिसके बाद सिसोदिया ने यह चुनौती दी थी। वहीं प्रदेश के 46 लाख गन्ना किसानों को यूनिक ग्रोवर कोड जारी होगा और इसके बिचौलियों का सफाया भी होगा और किसानों को समय से गन्ना आपूर्ति करने में अब आसानी होगी। गन्ना विभाग ने इसका जिक्र अपनी 100 दिन की कार्य योजना में किया है। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूस रेड्डी के मुताबिक गन्ना किसानों को पिछले बकाये का 100% भुगतान हो चुका है और हाल का भी 75% भुगतान हो चुका। 100 दिन की कार्य योजना में गन्ना किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। 168 गन्ना सहकारी विकास समितियों और 152 गन्ना परिषदों की ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड बैलेंस शीट तैयार कराई जाएगी। समितियों के 5 लाख अंशधारक किसानों को प्रमाण पत्रों का वितरण होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में 46 लाख किसान लगभग 25.7 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती करते हैं। 100 दिन की कार्य योजना में इन किसानों का डिजिटल सर्वेक्षण कर उनको यूजीसी जारी किया जाएगा। वहीं गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने और लागत घटाने के लिए 9 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। 15,000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वे उन्नत खेती कर सके और ज्यादा मुनाफा कमाएं। इसके अलावा लगभग 1 लाख हेक्टेयर फसल में तरल नैनो यूरिया का छिड़काव भी कराया जाएगा। इससे उत्पादन लागत में कमी और पर्यावरण में शुद्धता आएगी। वहीं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में गर्मी के साथ अब लू भी चलने लगी है। मौसम विभाग ने कहा कि लंबे समय तक इन इलाकों में बारिश नहीं होने के कारण पारा तेजी से बढ़ गया है। फिलहाल अभी गर्मी से कोई राहत मिलती भी नजर नहीं आ रही। दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान बुधवार को 40 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार तक 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्व अनुमान है। आधार केंद्र में पिछले सप्ताह बुधवार को 39.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था, जो इस मौसम में अब तक का सर्वाधिक तापमान है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि लंबे समय तक बारिश नहीं होने की वजह से उत्तर पश्चिम भारत में गर्म मौसम की स्थिति गंभीर हो गई। अधिकारियों ने कहा अगले 5 दिन में उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू चलने की भी संभावना है। वहीं सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इससे सशस्त्र बलों की औसत उम्र में कमी आएगी। साथ ही रिटायरमेंट और पेंशन के रूप में सरकार पर बोझ नहीं पड़ेगा। रक्षा बलों के पास ये विकल्प भी रहेगा कि वे कुछ अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल कर सकते हैं। थल, वायु और नौसेना ने सरकार के आला अफसरों को इस बारे में प्रस्तुतियां भी दी हैं, जिन्होंने योजना का समर्थन भी किया। वहीं ये अग्निवीर बाद में कॉरपोरेटेड सेक्टर में भी नौकरी कर सकेंगे।
फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।